तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वायर स्टार अर्जेंट कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 229 में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ एपिसोड आज लेट आई थी, इसलिए वीडियो आज लेट आ रही है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफे ड्रीम रियलम के आउटर लेयर से निकलकर सबसे अंदर डीपेस्ट डार्क एरियाज के अंदर जाने का सोचता है। हमें बताया जाता है कि लूफे का क्लोन होता है वो यूजुअली ड्रीम रियलम के आउटर लेयर्स में ही रहा करता था, जहाँ पे माइंड और विल पे जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, सबसे वीकेस्ट होता है। इसी के साथ देखा जाता है कि लूफे को डार्क एरियाज के बारे में पता चला था कि वहाँ पर उसे कई सारे बॉडीज मिल सकते हैं, वहाँ पे ऐसे ट्रेजर्स मिल सकते हैं जिनकी वर्थ बिलियन क्रेडिट पॉइंट से भी ज़्यादा होती है। जिसके साथ वो फैसला करता है कि वो उस डार्क एरियाज को भी एक्सप्लोर करेगा। इसी के साथ वो अपने एक वीक क्लोन को आगे की तरफ भेजता है ताकि वो आगे जाकर देख सके कि आगे मौजूद क्या है। उसके पीछे अपने एक पावरफुल क्लोन्स को भेजता है। पावरफुल क्लोन होता है उसकी जो रियल बॉडी की 1% एनर्जी रिजर्व को कंजर्व करके रखा हुआ होता है। इसके साथ लूफेंग का 2 क्लोन्स, जो कि एक कमजोर होता है एक स्ट्रांग होता है, आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ वो सभी इंडिपेंडेंट स्पेसेस को पास करते हुए फाइनली ड्रीम रियलम के डीप एरियाज तक आ जाते हैं, जहाँ पे हमें ड्रीम रियलम के डेप्थ एरियाज को दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफिंग और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि इन लंबे अरसों में लूफिंग ने ऑलरेडी कई दफ़ा ड्रीम रियलम के डेप्थ में जाने की कोशिश की होती है। वहाँ के ऑर्डिनरी क्रिएचर्स भी, उन सब की स्ट्रेंथ भी ग्यूजी एम्पायर जितनी होती है, मतलब मामूली से मामूली क्रिएचर्स की। यहाँ तक कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि एम्परर लेवल के लीडर्स तक की पावर्स को रखते हैं। इसलिए ड्रीम रियलम के अंदर खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, हर जगह होता है। इसके साथ वो उसको एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी वहाँ पे लूफेंग को पता चलता है कि मास्टर वानफा भी उससे मिलने के लिए आए हुए हैं, जिसकी वजह से वो भी ड्रीम रियलम से फोकस हटाकर अपने टेम्पररी हाउस पे आ जाता है, जहाँ पे लूफेंग होता है। बताया जाता है कि जो उसने बैटल कर रखा था फूड किंगडम के टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस वक्त लूफेंग ने अपने स्ट्रेंथ को सबके सामने दिखा दिया होता है। लो यहाँ पे कई सारे पावरफुल बंदे थे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में, लेकिन फिर भी यहाँ पे लूफेंग ने जिस हिसाब की स्ट्रेंथ दिखाई थी वो ऑलरेडी एम्पर लेवल्स के नीचे की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होती है। आफ्टर इसके बाद टाइम एंड स्पेस ओल्ड डोमेन आया था, जिसके बाद मास्टर ऑफ वानफा लूफेंग से मिलने के लिए आया होता है, और सेम टू सेम वही सिमिलर कंडीशन जो कि उसी टाइम एंड स्पेस के बुड्ढे ने दी होती है वही ये वानफा भी देता है। जहाँ पे लूफेंग सोचते हुए कहता है कि लॉर्ड ऑफ वानफा तो रूमर्स के जैसे ही दिखाए गए हैं, वो हम जैसे लोकल प्रैक्टिशनर्स के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं। और बताया जाता है कि 3 एलियंस में से जो पैलेस मास्टर होते हैं 2 रियल्म्स के, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होते हैं। ओल्ड डेविल ऑफ टाइम एंड स्पेस वो बहुत ही अनस्क्रप्चर्स कह सकते हो, थोड़ा सा सैटानिक टाइप का होता है। वहीं पे बात करें तो लॉर्ड ऑफ वानफा वो थोड़े से दयालु और मर्सीफुल भी होते हैं। जहाँ पे बताया जाता है कि ऑनर ऑफ वानफा हॉल अपने के हिसाब से दूसरे जितने ट्रू गॉड्स होते हैं, जितने भी गॉड किंग्स होते हैं, उन सबको सिखाया करते थे, उन सबको प्रैक्टिस भी करवाया करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वानफा हॉल के ऑनर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इतने ज़्यादा कि वो दूसरे गॉड किंग्स तक को प्रैक्टिस करना सिखाते थे। जिसके साथ में बताया जाता है कि वानफा हॉल के ऑनर के लिए भी उन्हीं 4 ट्रेजर्स में से वो फर्स्ट 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो होते हैं स्पेशल लाइफ फॉर्म और सीक्रेट टेक्निक्स, जो कि सेम टू सेम उसी बुढ़े घुसर की तरह होती हैं। जहाँ पे वो फिर से उस मास्टर ऑफ वानफा से बात करके ख़त्म करके ड्रीम रियलम में आगे बढ़ना कंटिन्यू करता है। और यहाँ पे उसे पता तो होता है कि वहाँ पे 2 प्लेसेस जहाँ पे ड्रीम रियलम और टियांजू के डीपेस्ट पार्ट में उसे स्पेशल लाइफ रिमेंस मिल सकते हैं। अब देखो लूफेंग 2 चीज़ें कर सकता है, उसे स्पेशल लाइफ फॉर्म्स को मोरोसा को खिलाकर और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, या फिर उसको बेच कर पैसे कमा सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे लूफेंग मोरोसा को खिलाकर अल्टीमेट रियलम का ही बनाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। इसके साथ बताया जाता है कि टियांजू रियलम कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जा चुका है, इसलिए वहां पर उतना ज़्यादा रिमेंस को नहीं खोया जा सकता है। लेकिन बात करें ड्रीम रियलम की तो डार्क एरियाज में जाने का ही एक ही मतलब, वहां से ही तुम्हें मिल सकते, क्योंकि ऑलरेडी मिडल एरिया में लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है।
और टू एंसेंट कंट्रीज तो ऑलरेडी टियानजू रेलम को अपनी पूरी ताकत से वहां पे ब्लॉक कर रखा है। लू फेंग के पास अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो जाके टू एंसेंट कंट्रीज को अपने बलबूते पे जाके ललकार सके, उनसे फाइट कर सके। और इसी के कारण यहाँ पे वो सिर्फ ड्रीम रेलम पे ही निर्भर कर सकता है, जिसके बाद वो आगे कंटिन्यू करता है। फाइनली वो उस डार्क एरिया पे आ चुका होता है। लू फेंग सामने देखता तो सामने पूरी तरह से अंधकार होता है, मतलब कह सकते हो वहाँ पे कुछ रोशनी होती ही नहीं है। वहां पे सिर्फ लू फेंग अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से ही अंदर झांककर देख सकता है। इसके बाद वो अंदर जाने लगता है, जिसके साथ वो अपने पावरफुल क्लोन्स को पीछे रखता है, वो रुकता है और अपने वीक क्लोन्स को पहले अंदर जाने देता है। हमें डार्क एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही टेरिफाइंग पावर्स फोर्सेस निकल रही होती है, कह सकते हो तो एक ब्लैक होल के जैसा होता है, जो कि असल में लू फेंग के माइंड और विल को कॉन्स्टेंटली अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। एक बार वो इसमें नाकामयाब हो गया तो इस ड्रीम में, इस स्लिप में ऐसे ही पड़ जाएगा हमेशा के लिए, जहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ पे जाने के बाद अभी तक अपने 50 से 60% मेंटल एनर्जी को यूज कर रहा होता है, ताकि वो इस डार्क एरिया के जो विल पावर्स के इन्फ्लुएंस होते हैं उसको रोक कर रख सके। जिसके साथ दिखाया जाता है कि डार्कनेस और भी ज़्यादा हैवी होने लगता है। लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। लू फेंग की अगर विल पावर गॉड किंग लेवल्स को सरपास ना की होती तो यहाँ पे बच भी नहीं पाता, लेकिन इस हिसाब से देखा जाता है कि वो अभी भी इतने पावरफुल विल पावर्स के होने के बावजूद भी उस एरिया के अंदर सिर्फ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ही अंदर झांक कर देख सकता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक लाइट फ्लैश आती है और सडनली उसका जो क्लोन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब एक ही झटके में खत्म, उसको संभलने तक का मौका नहीं देता। इसको देख कर लू फेंग हैरान हो जाता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, उसकी क्लोन इतनी आसान से कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि उसकी क्लोन में 24 फेजेस वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स की वाइटैलिटी मौजूद है। अब वो डिस्ट्रॉय तो हो गई थी, लेकिन वो फिर से रिकवर कर जाती है और दिखाया जाता है कि जैसे ही वो फिर से रिकवर करती है, फिर से तबाह, मतलब यहाँ पे जैसे ही रिकवर हुई वहाँ पे क्लोन फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और लू फेंग यहाँ पे फिर से रिकवर करता है और कहता है कि मैंने उसको देखा, मैंने जो सामने देखा वो क्लियरली एक लाइट के जैसा था। वो लाइट एक असल में सिल्वर शटल वेपन के ही जैसा होता है। लू फेंग कहता है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी था, क्योंकि इसे मैं सिर्फ 10,000 किलोमीटर्स के ही स्पाइंग रेंज में देख सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं अपनी बॉडी से उस अटैक को रोक नहीं पाया। लू फेंग कंप्लीटली हैरान हो जाता कि आखिरकार वो सिल्वर शटल लाइक वेपन उसको कैसे 2 बार अटैक करके उसके क्लोन्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर गई। इससे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता। लू फेंग ये भी कहता कि मेरी क्लोन भले ही वीक हो, लेकिन यहाँ पर उसने मेरी 24 फेज लाइफ फॉर्म से, जिसके अनुसार मेरी पावर्स अभी किसी सैनफंग वर्ल्ड फॉर्म्स के जितनी एम्प्रेस को भी अटैक करने पे 2-3 अटैक्स तो लगने ही वाले थे, लेकिन ये अटैक क्या चीज़ है जो कि एक ही बार में मेरे पूरे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दे। जिसके बाद लू फेंग वहाँ पे कॉशियसली संभाल कर आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे वीक क्लोन्स को नहीं बनाता, बल्कि अपने पावरफुल क्लोन्स के ही साथ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वीक क्लोन्स के साथ जाएगा तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में नजर बनाए रखा हुआ था, क्योंकि वहीं से अटैक्स आने वाले होते हैं। जिसके साथ हमें डार्क एरिया के और भी अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने एक्सप्लोरेशन को चालू रखता है। वहाँ पे अपने एक्सप्लोरेशन में उसे पता चलता है कि वो जिस जगह पे चल रहा है वो असल में एक अर्थ जैसी जगह है, जो कि ब्लैक स्ट्रेंज मेटल से बनी हुई है। उस मेटल पे काउंटलेस सीक्रेट पैटर्न्स बने हुए होते हैं। वो आगे बढ़ रहा होता है और साथ में लू फेंग यहाँ पे स्पेशल लाइफ के बचे हुए टुकड़ों को भी देख रहा होता है कि क्या पता उसे कुछ मिला जाए। लेकिन तभी लू फेंग वहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ दिखने लगा होता है। हमें बताया जाता है कि लू फेंग जो कि टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक देख पा रहा होता है, उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखती है, जो कि एक ही झटके में आकर लू फेंग के बॉडी को फिर से पेनिट्रेट कर देती है। अब ये स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि लू फेंग को अपने पावरफुल क्लोन्स होने के बावजूद भी रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। और यहाँ पे बताया जाता है इस पावरफुल क्लोन के बारे में कि लू फेंग की जो पावरफुल क्लोन होती है वो असल में उसके एनर्जी रिजर्व का 1% होल्ड करती है, जो कि ऑलरेडी उसके परफेक्ट डिवाइन बॉडी रिजर्व का 30% पावर जितनी होती है। अब दिखाया जाता है कि वो लाइट जिसको देखकर लू फेंग हैरान होता, सरप्राइज होता है, वो ऑलरेडी उसको चीर कर जा चुकी होती है। लू फेंग क्विकली अपने आप को रिकवर करता है, लेकिन लू फेंग इस बात से हैरान हो जाता है कि उस एक अटैक से लू फेंग की जो एनर्जी रिजर्व होती है 110,000 तक खत्म हो चुकी होती है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है।
क्योंकि ऐसा चलता रहा तो बस 10,000 अटैक्स में वो मारा जाएगा। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है, अपने मिल्की वे बर्स्ट की पावर्स को यूज करके अपने पूरे सराउंडिंग को घेर देता है। लेकिन यहाँ पे वो खड़ा होता है, लेकिन भी वहाँ पे और भी अटैक्स आने लगता है कि फ्लैश में वहाँ पर लू फेंग की बॉडी को फिर से पेनिट्रेट कर देता है। लू फेंग ये देख कर कहता है कि मैं ना ही इसको रेसिस्ट कर सकता हूँ, ना ही मैं इसको सुलझा कर रख सकता हूँ, ना ही मैं इसको हरा सकता हूँ। मतलब यहाँ पे लू फेंग उस गैप को भर नहीं सकता था और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी थी, जिसके कारण वो उसको ऐसे डॉज भी नहीं कर सकता। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी अटैक्स आने लगता है। लू फेंग कंप्लीटली हेल्पलेस हो चुका था क्योंकि वो अटैक्स को रोक भी नहीं पा रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग ये भी जानता था कि जो ड्रीम रियलम के नेटिव क्रिएचर्स है वो ना ही मेंटल विल पावर से घबराते हैं, क्योंकि लू फेंग वहाँ पे अपनी मेंटल पावर्स का भी यूज़ करके उन्हें मार नहीं सकता था। ये कंप्लीटली यूजलेस था, अपने सीर स्ट्रेंथ को भी यूज़ करके उससे मारा जा सकता है। इसके बाद वो यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। अब लू फेंग चाहता तो अपने मास्ट एक्सटेंशन स्टाइल को यूज़ कर सकता था, लेकिन अभी के फिलहाल वो ऐसा नहीं करना चाहता था। और उसके लिए तो सबसे पहले उसको उस बंदे पे लॉक भी करना होगा, लेकिन यहाँ पे वो किसी पे लॉक भी नहीं कर पा था। लू फेंग कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार उसे फाइट कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता है। जिसके साथ दिखाया जाता है वहाँ पे सिल्वर शटल्स फिर से आ जाती है, जो कि वहीं पे घूम रही होती है, जो कि लू फेंग के ऑलरेडी रिजर्व्स को खत्म कर रही होती है, जिसकी पावर ऑलरेडी एम्प्रेस जितनी हो चुकी होती है। फॉर्चुनेटली लू फेंग की बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, तो वो खुद ब खुद रिकवर कर रही होती है। 110,000 रिजर्व एनर्जी खत्म होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वैसे ही दोबारा वापस ले आती है। वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से 6 रेज ऑफ लाइट आती है और अचानक से वो लू फेंग को काट काट कर रख देती है। और दिखाया जाता है कि इस बार का जो पावरफुल अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। लू फेंग की एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाती है, इतने कि लू फेंग वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उस पावर की अटैक जो 6 शटल्स की होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लू फेंग उसको संभाल भी नहीं पा रहा होता है, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सिल्वर स्ट्रेंथ सिल्वर शटल फिर से आते हैं, जो कि क्रिएचर टाइप के होते हैं। वो वहाँ पे लू फेंग पे फिर से अटैक कर देते। लू फेंग की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उससे बचकर भाग सके, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं अटैकिंग की पावर ऑलरेडी ज़्यादा होती है। भागने से लू फेंग वहाँ से भागने की सोच ही रहा था, लेकिन तभी वो जो 6 सिल्वर क्रिएचर्स होते वो ऑलरेडी वहाँ पे लू फेंग को 20,000 टाइम्स बार काट चुकी होती, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर चुकी होती। मतलब वहाँ पे कह नहीं सकते कि उसके बॉडी के टुकड़े कर चुके, मतलब 20,000 बार उस पर कट लगा चुकी होती है। लू फेंग कैसे भी करके वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो सिल्वर शटल्स वाले क्रिएचर्स उसको छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। लेकिन वो वहाँ से निकल पड़ता है और फाइनली वो सांस लेता है चैन की। जिसके बाद लू फेंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, मतलब थोड़ा सा डर जाता है और कहता है ये मेरी क्लोन्स, इसमें सिर्फ 1/3 एनर्जी रिजर्व ही बची हुई, मतलब उस एक ही अटैक से वहाँ पे लू फेंग की 2/3 एनर्जी रिजर्व खत्म हो चुकी होती हैं। और अभी के फिलहाल हमें बताया जाता है कि लू फेंग एनर्जी रिजर्व के बारे में बहुत ज़्यादा केयर किया करता है, क्योंकि अगर लू फेंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अपनी एनर्जी को फिर से भरने की कोशिश करें तो उसे अपनी पूरी एनर्जी को लाने के लिए अपनी यहाँ पे 1 सेंचुरी का टाइम लग जाएगा, जो कि काफ़ी लंबा समय होता है। लेकिन लू फेंग के लिए वो समय उतना भी लंबा नहीं होता, क्योंकि लू फेंग यार कितने सेंचुरीज जी चुका है। जिसके साथ बताया जाता है कि लू फेंग ने जिस हिसाब से अपनी 2/3 वर्ल्ड एनर्जी को खोया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसी कारण लू फेंग अपने ट्रू बॉडी को इतनी आसानी से फाइटिंग में नहीं लाता है, क्योंकि ट्रू बॉडी ले गया तो उसकी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी बॉडी, उसको रिकवर करने में उसे काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो ड्रीम रियलम के अंदर जाने लगता है और यहाँ पर लू फेंग जानता था कि वो जितना ज़्यादा टाइम रहेगा यहाँ पर उसकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ तक कि एम्प्रेस और मोनार्चेस भी ड्रीम रियलम के उस एरियाज के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके साथ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है डार्क एरिया में मैंने 6 सिल्वर शटल क्रिएचर्स का इनकाउंटर किया और सभी 6 शटल क्रिएचर्स की एनर्जी ऑलरेडी एम्पर जितनी हो चुकी होती है। अब ऑलरेडी देखा जाता है वो उसको मारने में कामयाब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी लाइफ फॉर्म्स रिजर्व्स को काफ़ी ज़्यादा खत्म कर चुकी होती है। जहाँ पे लू फेंग सोचता है कि मैं उस रास्ते से गया था, क्यों
ना मैं इस बार दूसरा रास्ता चूज करूँ, जहाँ पे वो दूसरे एंट्रेंस को ट्राई करने का सोचता है। इसके बाद वो अपने पावरफुल क्लोन्स को फिर से बनाता है और फिर से वहाँ पे भेज देता है ताकि वो अपने उसी पावर्स को देख सके, अंदर जाके देख सके, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक और पावरफुल क्लोन्स को वो क्रिएट करता है और डार्कर एरियाज के दूसरे रास्ते से उस ड्रीम रियलम के अंदर जाने लगता है। यहाँ पे जाने लगता है कि तभी वहाँ पे एक और चीज होती है। वहाँ पे जाते हैं, उसके क्लोन्स यहाँ पे मारी जाती है, उसके पास मौका भी नहीं मिलता कि वो वहाँ से निकल सके। लूफिंग मानो पूरी तरह से कांपने लगता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे रास्ते से जब वो एंटर किया होता है तो वहाँ पे क्लोन्स की जाने के चलते ही मार जा चुका होता है। हमें बताया जाता है लूफिंग के द्वारा कि जो क्रिएचर इस वक्त लूफिंग के सामने आया होता है वो सिल्वर शटर क्रिएचर से भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो असल में एक ह्यूज फ्लेम बर्निंग क्रिएचर होता है जिसकी ब्लैक मेटल की बॉडी होती है। देखो ये जितने भी क्रिएचर्स होते हैं ना, जितने भी क्रिएचर्स ये ड्रीम रियलम टियानजू रियलम्स के अंदर, उस सभी को युवान नहीं बनाया होता। और असल में युवान कह सकते हो पालतू कुत्ता सबको पालता है, मतलब उसे पेटिंग करने का काफी अच्छा शौक होता है, इसलिए यहाँ पे इतने पावरफुल आपको देखने को मिलते हैं। जिसके साथ हमें आगे बताया जाता है कि लूफिंग उस जो बड़े क्रिएचर जो कि लूफिंग पे अटैक किया था दूसरी दफा, लूफिंग उसको पूरी तरह से देख भी नहीं पाया था। वो उसके सिर्फ कुछ ही हिस्से, उसके सर के हिस्से को देख पाया था, जबकि वो उस बॉडी से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बंधा था। मतलब यहाँ पे आप लोग अंदाजा लगा कि आप यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर से एक क्रिएचर्स को देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसके पूरे बॉडीज को नहीं, सिर्फ उसके सर को देख पा रहे। तो क्रिएचर्स कितना ही ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब इमेजिन करके देखो ये कितना ही ज़्यादा टेरिफाइंग होगा। यहाँ पे स्वैलो स्टार में कितने ही बड़े बड़े क्रिएचर्स से ट्रिलियंस के नीचे बात ही नहीं किए जाते हैं, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर्स उसको निगल चुका होता है। लूफिंग के पास कोई रास्ता भी नहीं होता कि वो उस क्रिएचर से बच सके, वो उसके मुंह में आ चुका होता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पर उसकी सांसें भी अटकने लगी होती है और स्वैलो होने के बाद वो उसके बाहर भी नहीं जा सकता था। वो रह सकता था तो सिर्फ अपने मौत के इंतजार में। इसके कारण वहां पे सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का। लूफिंग कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि उस क्रिएचर्स की पावर ऑलरेडी किसी नॉर्मल एम्प्रेस और मोनार्सिस के स्ट्रेंथ से भी सरपास कर चुकी है। मतलब कह सकते हो कि उन सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लूफिंग 2 दफा गया था, पहला तो उसने 6 सिल्वर शटर क्रिएचर्स का इनकाउंटर किया था जो कि एम्पायर लेवल पे था, साथ में सेकंड में डार्क फ्लेम क्रिएचर जो कि ऑलरेडी 6 सिल्वर शटल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लूफिंग पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार डार्क एरियाज को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, इसका कोई रास्ता ही नहीं कि मैं इसको अभी एक्सप्लोर कर सकूं। लूफिंग समझ जाता है कि अगर उसका ट्रू फॉर्म भी यहाँ पे आ जाए तो वो यहाँ पे डार्क फ्लेम क्रिएचर्स का सामना नहीं कर पाएगा, वो फिर भी अपने मोस्ट एनर्जी रिजर्व को खो देगा। लूफिंग कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी काफ़ी नहीं है, मैं बेयरली यहाँ पे मिल पा रहा, मैं बेयरली यहाँ पे उन सब का मुकाबला कर सकता हूँ। और बात है तो पावरफुल सीक्रेट टूल्स के लिए मैं भी अपने मास्ट एक्सटेंशन स्टाइल को तो यूज नहीं करने वाला हूँ। लूफिंग अच्छी तरीके से जान गया था कि वो भी काफी ज्यादा बुरा है अपने बाकी सारी चीजों में, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट्स, अटैक्स में, डिफेंस में और कह सकते हो भागने में ही, जहाँ पे वो कहता कि पहले मुझे और भी ट्रिक्स को कॉम्प्रीहेंड करना होगा, सीखना होगा। जब मेरे पास और भी ट्रिक्स आ जाएंगी जो कि अल्टीमेट रियलम के अंदर होगी, और भी कॉम्प्रीहेंशन जो कि बाकी सारे एस्पेक्ट्स में ठीक हो जाएंगी, तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। जैसे मूवमेंट, डिफेंस, फील्ड्स, इन सब के अंदर बढ़ जाएगी, तो मैं यहाँ पे डार्क एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए क्वालिफाई हो जाऊँगा। लूफिंग कंफ्यूज भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो कर भी क्या सकता है। लूफिंग कहता है कि यहाँ पे 3 मेजर एरियन प्लेसेस जानते हैं कि डार्क एरिया में कैसे स्पेशल एलिमेंट्स मौजूद हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी वो सब इन सबको एक्सप्लोर कर चुका है। लूफिंग यहाँ पे ये समझ जाता है इस मोमेंट पे, जैसे ही वो यहाँ से निकला होता है, कि यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड में उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे मौजूद है। मतलब यहाँ पे आप अंदाजा लगाओ, जहाँ पे लूफिंग डार्क एरियाज के एक अंदर जा भी नहीं पा रहा, वहाँ के छोटे मोटे क्रिएचर से वो मात खा पा रहा है। वहाँ पे कुछ बंदे ऐसे भी थे जो कि वहाँ के डीपर एरियाज में जाके वहाँ के स्पेशल लाइफ फॉर्म्स को निकाल कर रहे थे। तो यहाँ पे गैप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे ही टेरिफाइंग बंदे जो कि लूफिंग को अभी चाहे तो एक ही झटके में मार भी सकते हैं।
जहाँ पे लूफेंग ये सारी चीज़ें समझ गया होता है। लूफेंग सोचने लगता है और कहता है मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है उससे मैं डीप एरिया डार्क एरिया में जाऊँगा तो मैं मारा जाऊँगा, और इससे बेहतर है कि मैं अभी डीप एरिया को एक्सप्लोर करूँ। देखो यहाँ पे 4 एरियाज थे जो कि आउटर्स, इनर्स, फिर उसके पास डीप एरिया, फिर उसके बाद आता है डार्क एरिया। यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़ कर दिया गया कि अभी तक शुरुआत में हमें इसका डीप एरियाज़ के बारे में बताया गया था, लेकिन वहाँ पे राइटर ने गलती कर दी क्योंकि वहाँ पे डीप की जगह डार्क एरियाज दिखाना चाहिए था। जहाँ पे लूफेंग फैसला करता है कि मैं अभी डार्क एरियाज में तो नहीं जा सकता, मुझे डीप एरियाज में ही एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि डीप एरियाज में उसे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं। अभी फिलहाल में कई सारे बंदे तो मिडल एरियाज तक ही रहते हैं, और लूफेंग अभी फिलहाल में वहीं पे एक्सप्लोर करने का शुरू करता है ताकि वो अपने आप को सेव भी कर सके, क्योंकि वो अपने एनर्जी रिजर्व को ऐसे ही बेफालतू में खर्च नहीं करना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि वहाँ पे मुझे आराम से रेयर ट्रेजर्स मिल सकते हैं जो कि मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ क्रेडिट्स तक को एक्सचेंज किया जा सकता है। मैं डीप एरिया में जाऊंगा तो शायद मुझे वहाँ पे बिलियंस वर्थ जितनी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, लेकिन शायद वो मिले या फिर नहीं। और वो उसकी तरफ देख कर कहता है डार्क एरिया, एक दिन मैं यहाँ पे तुम्हारे अंदर आऊँगा और तुम्हारी रियलिटी के बारे में ज़रूर जाऊँगा। इसके बाद लूफेंग वहाँ पे ड्रीम एरिया के डीप एरियाज के अंदर केयरफुली एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। डेंजर लेवल्स जो कि डीप एरिया में होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं डार्क एरियाज के कंपैरिजन में। मोस्ट ऑफ द क्रिएचर्स जो कि डीप एरियाज में होते हैं वो क्यूजी एम्पेल लेवल्स की होती हैं। और बात करें अगर डार्क एरियाज की तो वहाँ पे नॉर्मल क्रिएचर्स की भी पावर्स भी अल्टीमेट रेलम ऑफ गॉड किंग रेलम्स की जितनी होती है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। जहाँ तक की बात करें एम्प्रेस लेवल्स के पावरफुल लीडर्स भी आ जाए तो वो भी उनका सामना नहीं कर सकते हैं। और लूफेंग वहाँ पे भाग भी नहीं सकता, लेकिन डीप एरियाज में लूफेंग निकल सकता है। लेकिन लूफेंग अच्छे से जानता था कि वो एक क्लोन मतलब एक मॉन्स्टर से तो फाइट कर सकता है, लेकिन ग्रुप वाला आ जाए तो उसे भी फाइट करने में दिक्कत होगी। जिसके साथ बताया जाता है कि इन आने वाले दिनों में लूफेंग ने ओकेजनली डीप एरियाज में भी जाना शुरू कर दिया होता है, लेकिन वो हमेशा नहीं जाता है। अब यहाँ पे लूफेंग अभी तक डीप एरियाज को भी अच्छे से नहीं एक्सप्लोर कर पाया होता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो अपनी बॉडी के पावर, एनर्जी रिजर्व के बारे में भी सोचता है, हमेशा नहीं जाता, कुछ दिनों तक जाता है। अगर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय है तो फिर से अपने आप को रिफॉर्म करता है, फिर से अपनी एनर्जी लाइफ फॉर्म्स को फिर से रिगेन करता है, फिर से अंदर जाने लगता है ताकि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट किया जा सके। जिसके साथ ऐसे ही सारी चीज़ें चल रहा होता है। साथ में वो संसारा बिल्डिंग के साथ भी ड्रीम रियलम में एंटर करता है ताकि वो वहाँ पर जाके हार्वेस्टिंग कर सके, जिसके साथ दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। जिसके साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और लूफेंग आखिरकार कब जाके डीप और डार्क एरियाज को एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। तब तक के लिए बाय।